हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोशिका समाकल पर में जो बहुत महत्वपूर्ण थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम कोशिका बहुसंबंधित प्रदेश के लिए अपन विस्तार पढ़ेंगे और उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं और उन डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर उसके आगे थ्योरम पे चलते हैं। तो देखो, लिखते हैं हम फर्स्ट जो डेफिनेशन है आपका एक से संबद्ध प्रदेश। एक से संबद्ध प्रदेश, पहले हम एक दो डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद में हम एक थ्योरम करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम। सिंपली कनेक्टेड रीजन, सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो देखो क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी कि वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक समवर्त कंटूर को क्षेत्र के बाहर निकाले बिना एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके, कि वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक समवर्त कंटूर, प्रत्येक जो क्लोज कंटूर है उसको क्षेत्र के बाहर निकाले बिना यदि अपन एक बिंदु तक क्या कर सके, संकुचित कर सके, उसको अपन कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन, एक से संबद्ध प्रदेश। जैसे मान लो ये क्लोज कोई कंटूर है, कोई क्या है, क्लोज कंटूर सी है, ठीक है। अब यदि अपन इसको क्या करें, इस क्लोज कंटूर को क्षेत्र के बाहर निकाले बिना यदि एक बिंदु पर संकुचित करें ना, तो एक बिंदु पर ये क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। यदि अपन इसको क्या करें, संकुचित करें, तो संकुचित करने पर एक बिंदु में क्या हो जाएगा, ये संकुचित हो जाएगा। और एक बिंदु पर यदि संकुचित नहीं होता है तब उसको कहते हैं अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन, बहुसंबंधित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपली कनेक्टेड रीजन तो किसको कहते हैं, जिसमें एक ही क्लोज कंटूर होता है उसको अपन सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। और बहुसंबंधित प्रदेश जो होता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन में क्या होता है कि एक क्लोज कंटूर होता है और उसके अंदर 2 से 3 या एक से ज्यादा क्या हो, क्लोज कंटूर हो, उसको अपन कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो हम लिखते हैं आगे दूसरी डेफिनेशन, बहुसंबंधित प्रदेश। तो बहुसंबंधित प्रदेश इसमें लिख देते हैं हम। तो आपको ये समझ में आ गया ना, एक से संबंधित प्रदेश क्या होता है कि यदि वह क्षेत्र जिसमें क्लोज कंटूर को अब क्षेत्र के बाहर निकाले बिना एक बिंदु पर क्या कर सके, संकुचित किया जा सके। मतलब इसको अपन यदि संकुचित करें तो संकुचित करने पर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, उसको कहते हैं एक से संबद्ध प्रदेश, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब बहुसंबंधित प्रदेश क्या होता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन होता है वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक समवर्त कंटूर को क्षेत्र के बाहर निकाले बिना एक बिंदु तक संकुचित नहीं किया जा सके, इसको कहते हैं अपन बहुसंबंधित प्रदेश, मल्टी कनेक्टेड रीजन। जैसे मान लो ये कोई क्लोज कंटूर सी है, ठीक है, इसके अंदर एक क्लोज कंटूर हमने क्या मान लिया, और C1 मान लिया। एक क्लोज कंटूर क्या मान लिया, C1 मान लिया। एक क्लोज कंटूर तो ये बाहर वाला हो गया, एक क्लोज कंटूर हमने क्या मान लिया, C1 मान लिया, ठीक है। अब यदि इसको मान लो एक बिंदु पर अपन संकुचित करना चाहिए, क्षेत्र को बाहर निकाले बिना, जैसे मान लो इसको एक बिंदु पर संकुचित करना चाहिए, तो यहाँ पे संकुचित करना चाहिए तो क्षेत्र को बाहर निकल गए ना, और एक बिंदु पर हम संकुचित भी नहीं कर सके, तो ऐसे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन कहते हैं, ठीक है।
कि यदि हम वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक समवर्त कंटूर को क्षेत्र के बाहर निकाले बिना एक बिंदु पर संकुचित नहीं कर सकते उसको कहते हैं मल्टी कनेक्टेड, और यदि संकुचित कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब एक बात और देखो, सिंपली कनेक्टेड रीजन में क्या होता है, एक ही क्लोज कंटूर होता है भाई। सिंपली कनेक्टेड रीजन तो ये हो जाएगा आपके पास, और मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या हो जाएगा आपके पास कि मल्टी कनेक्टेड रीजन में जैसे C1 ये क्लोज कंटूर है, मान लो C2 C3 इस प्रकार के क्लोज कंटूर और उसमें, तो उसको अपन कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन, और इसको कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, तो अब देखो इसको संकुचित करना चाहो एक बिंदु पर तो संकुचित नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र को बाहर निकाले बिना एक बिंदु पर हम इसको संकुचित नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले क्षेत्र को कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन, और ऐसे वाले क्षेत्र को कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, आगे समझ में दोनों डेफिनेशन। अब देखो क्या करते हैं कि जो मल्टी कनेक्टेड रीजन होता है, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है ना, ये जो रीजन है वो आपका क्या है, मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को हम क्या करेंगे, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट का यूज करेंगे। क्रॉस कट होता है पार कट, क्रॉस कट पार काट। और पार काट कैसे लगाओगे, देखो ऐसे लगाएंगे पार काट, ये पार काट होएगा आपका। इसकी भी परिभाषा लिखाऊंगा पार काट की भी, लेकिन एक बार समझो पार काट होता क्या है। तो जो मल्टी कनेक्टेड रीजन होता है, बहुसंबंधित प्रदेश को एक संबंधित प्रदेश में कन्वर्ट करने के लिए हम जिन सरलरेखाओं का यूज करते हैं उन सरलरेखाओं को क्या कहते हैं, पार काट कहते हैं। तो अब देखो इसके अंदर जैसे मान लो अपन यदि क्षेत्र की बात करें तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो गया। कैसे, देखो जो मैंने गहरा कर रखा है ना उसको देखना आप, ये वाला क्षेत्र देखो। अब देखो इसको क्या कहेंगे हम, सिंपली कनेक्टेड रीजन। और सिंपली कनेक्टेड रीजन को हमने किस भाई मल्टी कनेक्टेड रीजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में। तो लिखो अब देखो पार काट की डेफिनेशन। पार काट, क्रॉस कट, वे सरल रेखाएं, वे सरल रेखाएं जो बहुसंबंधित प्रदेश को एक से संबंध प्रदेश में बदलती है। एक से संबंध प्रदेश में बदलती है। कि वे सरल रेखाएं जो बहुसंबंधित प्रदेश को मल्टी कनेक्टेड रीजन को किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लो ये कोई क्लोज कंटूर है आपका, ये कोई क्लोज कंटूर सी है, ठीक है। इसमें मान लो एक C1 ये मान लिया, एक ये मान लिया, भाई क्लोज कंटूर ये क्यों, क्योंकि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज कंटूर। एक क्लोज कंटूर हमने क्या मान लिया, ये मान लिया C1 C2 C3। अब अपना ये जो रीजन है वो कैसा रीजन है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है। ये रीजन जो है वो कैसा है, मल्टी कनेक्टेड। तो अब इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना है। और सिंपली कनेक्टेड रीजन को जिसके द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार काट कहते हैं, क्रॉस कट कहते हैं। तो देखो ऐसे लगाएंगे आप क्रॉस कट, ये क्रॉस कट होगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस कट लगाने से क्या हुआ, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन में बदल गया। अब आप ये देखना, जिस को मैं गहरा कर रहा हूं ना उस चीज को देखना आप कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हुआ या नहीं है।
ये देखो हो गए ना। मैं सिंपली कनेक्टेड, ये रीजन कैसे कन्वर्ट हुआ, देखो ऐसे कन्वर्ट हुआ है। जैसे मान लो ये हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में। तो देखो इसलिए हम क्या करते हैं, पार कार्ड का यूज करते हैं कि जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। जो अपना बहुसंबंधित प्रदेश है उस बहुसंबंधित प्रदेश को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, एक से संबंध प्रदेश में, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चीज़ें कि भाई एक से संबंध प्रदेश, सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है, क्रॉस कट क्या होता है। क्यों, क्योंकि हम अभी एक थ्योरम करने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली इसके लिए। तो ये जो मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब होता है कि एक क्लोज कंटूर होगा, उसके अंदर यदि एक से दो या तीन से ज़्यादा यदि क्लोज कंटूर और होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन कहते हैं। और एक सिंगल यदि क्लोज कंटूर होता है उसको हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। तो अब देखो हम थ्योरम करते हैं, और थ्योरम का नाम क्या है आपका, कॉची प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश थ्योरम, प्रमेय विस्तार जो एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई भी है, नाम से भी पूछते हैं, कॉची का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध करो। तो देखो कॉची प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कॉची's थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन। कि कॉची प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के विस्तार मतलब मल्टी कनेक्टेड रीजन है का, उसका मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची थ्योरम का एक्सटेंशन कैसे है, ये आपको इस थ्योरम में बताया हुआ है। तो देखो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हम इसको प्रूफ बताते हैं। क्या प्रमेय, माना कि समवर्त वक्र सी में कोई समवर्त वक्र C1 C2 C3 एंड सो ऑन स्थित है यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र सी पर FZ विश्लेषिक फलन हो तो CFZ DZ इक्वल टू C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ प्लस सो ऑन CN FZ DZ,
जहाँ प्रत्येक समाकलन वक्रों के अनुदिश वामावर्त दिशा में है। समाकल वक्रों के अनुदिश वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये लिख दो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो इसको समझो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी हुई भी है और समझना है, और इजी थ्योरम है ये। देखो, कोशी प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार, बहुसंबंधित प्रदेश मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कोशी का एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन। कोशी जो प्रमेय है उस कोशी प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जो प्रमेय है वो ये कह रही है कि मान लो एक क्लोज कंटूर सी है, ठीक है, मान लो कोई क्लोज कंटूर सी है, ठीक है, और इसमें मान लो एक कोई C1 है, क्लोज कंटूर C2 है और एक C3 है, ये 3 क्लोज कंटूर है मान लो, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि भाई विस्तार का मतलब ये कि यदि अपन पूरे पे इंटीग्रेशन निकाले, वो किसके इक्वल आएगा, इसके और इसके सम के बराबर आएगा। CF' प्लस C2 FZ प्लस C3 FZ इसके बराबर ये आएगा। मतलब इस टोटल पर यदि अपन इंटीग्रेशन करें FZ का, वो किसके बराबर आएगा, C1 पे जो इंटीग्रेशन है वो प्लस C2 पे जो इंटीग्रेशन है उसके बराबर, और इसके C3 पे इंटीग्रेशन है उसके बराबर। ये कोशी प्रमेय का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। तो देखो स्टेटमेंट प्रमेय पढ़ते हैं पहले, फिर हम इसको करेंगे। तो देखो, माना कि समवर्त वक्र क्लोज कंटूर C में कोई क्लोज कंटूर है C1 C2 C3 Cn स्थित है, ठीक है। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश, वक्रों के मध्य स्थित जो रीजन है और उस वक्र C पर FZ क्या है, एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो CFZ का मान वो किसके बराबर आएगा, C1 पे FZ के इंटीग्रेशन प्लस C2 पे FZ प्लस Cn FZ के बराबर आएगा। जहां प्रत्येक समाकल वक्रों के अनुदिश, और जो समाकलन है वो कहाँ लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे हम हमेशा, वामावर्त दिशा में लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको समझो, पहले देखो प्रूफ करने से पहले हमें इसे समझना जरूरी है। एक बार समझ में आ जाएगी ना ये थ्योरम, तो प्रूफ इजी है इसका। देखो प्रूफ क्या होगा इसका, इसको समझो पहले। एक कोई हमने क्या मान लिया, क्लोज कंटूर मान लिया C, एक कोई मान लिया हमने क्या, क्लोज कंटूर C मान लिया, ठीक है। अपने को मल्टी कनेक्टेड रीजन चाहिए, तो हम मान लिए जैसे C1 इसके अंदर क्लोज कंटूर है, एक क्लोज कंटूर ये है C2 और एक क्लोज कंटूर हमने मान लिया C3, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, मल्टी कनेक्टेड रीजन। बहुसंबंधित प्रदेश बन गया, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि मल्टी कनेक्टेड रीजन तो ये बन गया, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन में। और सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पार कट का प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट का प्रयोग करेंगे। ये मान लो क्रॉस कट क्या मान लिया, AB, ये क्रॉस कट मान लिया हमने PQ, और ये मान लिया हमने RS, ठीक है। ये मान लिया हमने क्या, RS मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया इस प्रकार से, एक क्रॉस कट तो इस पे लगा दिया, एक क्रॉस इस पे लगा दिया और एक क्रॉस कट इस पे लगा दिया। अब ये जो रीजन दे रखा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में, ये बताया मैंने अभी जस्ट, है ना। अब देखो ये जो सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो गया, अपने को ये दे रखा है कि वक्रों के मध्य ये जो क्लोज कंटूर C है और C1 C2 C3 इनके मध्य FZ क्या है, एनालिटिक है। मतलब इस बाउंड्री पे और इस रीजन को छोड़कर,
इस रीजन को छोड़कर, मतलब ये वाला जो रीजन है इसमें एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, इसके अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है। तो जब हमने इस एक क्लोज कंटूर माना, उसमें हमने क्या मान लिया, C1 C2 C3 मान लिए, तो बन गया मल्टी कनेक्टेड रीजन बन गया। अब मल्टी कनेक्टेड रीजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में। और सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, पार कट का प्रयोग किया। अब देखो C1 और C, इनके मध्य एक अपन को एक क्लोज कंटूर प्राप्त हुआ और उस कंटूर को हमने क्या मान लिया, गामा। भाई ऐसे प्राप्त हुआ ना कि यदि देखो इसको देखो, गहरा जो गहरा किया हुआ है उसको देखो आप, ये देखो हमने जब क्रॉस कट लगाई ना, तब ये वाला जो क्षेत्र प्राप्त हुआ उसको हमने क्या माना, गामा। ठीक है। अब देखो कोशिका समाकल पर में क्या गति है, कोशी इंटीग्रल थ्योरम हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, और कोशिका समाकल पर में क्या गति है, यदि एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। तो उस सी के अबाउट यदि एफ जेड डी जेड का अभी इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ये हमने क्या पढ़ा था, कोशिका समाकल पर में पढ़ी थी ना। तो कोशिका समाकल, कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि यदि एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और सी क्या है, क्लोज कंटूर है, तब इस सी के अबाउट यदि एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ये हमने पढ़ा है। तो जब हमने ये देखा कि भाई सी क्लोज कंटूर सी और C1 C2 C3 के मध्य जो वक्र है, उस वक्र में एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, और सी क्या है, एक क्लोज कंटूर है, और उस कंटूर का नाम क्या माना, गामा। तो यहां से हम लिखेंगे कि गामा के अबाउट जो एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर आपके सब चीजें। अब देखो इसके आगे, अब इसमें जो समाकलन लिया गया है वो कौन सी डायरेक्शन में लिया गया है, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। ठीक है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे करेंगे भाई, अपने को कैसे काउंट करना है, देखो यहां से इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे अंदर, और फिर ये, और इधर से फिर बाहर। अब देखो एक में समझ जाओगे ना आप तो सब में समझ जाओगे। तो गामा जो एफ जेड डी जेड का मान है, ये जो गामा एफ जेड है वो, ये टोटल जो बना अपने पास पार काट लगाने के बाद में गामा एफ जेड डी जेड बना ना, देखो इसको समझो। ये तो हम मान लेंगे इक्वेशन संख्या फर्स्ट। पहले देखो समझ लो, और समझने के बाद में ये एक बार समझ में आ गई ना तो फिर एक बार इजी हो जाएगी आपके लिखने में। देखो समझो, परंतु गामा जो एफ जेड डी जेड का मान है वो किसके बराबर है अपने पास, बताओ। इसको हमने क्या लेना है, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ समझो, देखो एक वाले में समझ जाओगे ना तो तीनों में ऐसी कंडीशन लगेगी। देखो जब हम ऐसे मान लो काउंट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ से देखो ये एंटर करेगा, और ये देखो गामा एफ जेड एक का समझ जाओ, एक क्लोज कंटूर का समझ जाओ। देखो इसमें क्या करेंगे हम, घूमे, है ना, इसके बराबर तो होगा ही होगा ना, सी एफ जेड डी जेड के बराबर तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ देखो भाई ये तो है ही सी एफ जेड। भाई जब हम इससे अंदर जा रहे हैं, अंदर की ओर, भाई वामावर्त दिशा में हम काउंटिंग करेंगे एंगल को। तो यहाँ देखो जब हम ए बी पे आए तब प्लस ए बी एफ जेड डी जेड। ठीक है। अब देखो इसके अंदर गए हम, इधर से घूमे ना, ये कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में हो गई। भाई ऐसे तो घूमती है घड़ी। तो जब हम इसके C1 के अंदर गए तब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और जब इससे बाहर निकले तब ये कौन से वाला डायरेक्शन बन गया, जब इससे बाहर निकले हम तो कौन सी डायरेक्शन बन गई, देखो ये डायरेक्शन इंटर वाली है और ये आउट वाली है। तो जब इंटर में करें हम तब तो क्या हो जाएगा,
ए बी एफ जेड डी जेड हो जाएगा, और C1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो C1 कौन सा हो जाएगा, दक्षिणावर्त। C1 कैसा हो जाएगा, दक्षिणावर्त, एफ जेड डी जेड प्लस जब इससे हम बाहर निकले तब क्या हो जाएगा, ये बी ए एफ जेड डी जेड। ये समझ में आ गया कि आपके। तो जब इससे बाहर निकले तब हम वापस किस में, इसमें आए, और इसमें क्या करें, एंटर करें, और एंटर करने के बाद में ये ऐसे और ऐसे करके फिर आउट ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, इसके लिए लिख देंगे आर एस के लिए। तो आर एस एफ जेड डी जेड प्लस C3 के लिए क्या लिखोगे भाई, ये C3 है, C2 के लिए लिख दो पहले, एक ही बात है। तो C3 कैसा हो जाएगा, दक्षिणावर्त, एफ जेड डी जेड प्लस जब इससे बाहर निकलेंगे तो एस आर एफ जेड डी जेड प्लस इस प्रकार से इसी के लिए होगा। तो यहां हो जाएगा आपके पास क्या, C2 एफ जेड, है ना, C2, और C2 कौन सी डायरेक्शन में होगा, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में। और इसी प्रकार क्या लिख देंगे, PQ के लिए, और एक बार QP के लिए हो जाएगा। तो जब ये देखो BA है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। भाई लेना तो अपने को AB से लेना है, समाकलन है वो वामावर्त दिशा में, तो अपने को AB में लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, और ये हो जाएगा -C1, है ना, और ये हो जाएगा -C2। तो फिर इसको सोल्व कर लेंगे ना। सोल्व करने पर अपनी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि उस पूरे क्लोज कंटूर C पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके बराबर आएगा, C1 पर जो इंटीग्रेशन किया एफ जेड डी जेड का प्लस C2 पे जो इंटीग्रेशन किया, और इसी प्रकार C3 पे जो इंटीग्रेशन किया उसके सम के बराबर आएगा। यही कहती है आपकी कौशी प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार। देखो समझ में आई, और मैं एक बार साथ साथ में लिखते लिखते आपको समझा दूंगा। देखो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। लिखो, देखो सबसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि लिखते हैं, चूंकि समवर्तवक्र में, चूंकि समवर्तवक्र C में कई समवर्तवक्र C1 C2 C3 स्थित है, ठीक है, C1 C2 C3 स्थित है। तो ये हमने क्लोज कंटूर C मान लिया, इसमें एक सर्किल मान लिया C1, और एक मान लिया हमने त्रिभुज C2, और एक मान लिया हमने आयत, ये हो गया C3। C1 C2 C3 स्थित है। अब बहुसंबंधित प्रदेश को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक से संबंध प्रदेश में। अब बहुसंबंधित प्रदेश को एक से संबंध प्रदेश में बदलने के लिए पार काट AB, पार काट क्रमशः AB PQ व RS लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पार काट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको C1 C2 C3 किसको ही मान लो, चाहे क्रम से लिखना पड़ेगा ना। हमने इसमें तो लेंगे AB, और इसमें ले लेंगे, एक में ले लेंगे PQ, और एक में ले लेंगे हम RS, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसका चित्र यहाँ नीचे आएगा नहीं, तो ऊपर बना लेते हैं। देखो C1 C2 C3 है ना, ये कोई क्लोज कंटूर C है, ठीक है। इसमें हमने मान लिया C1
ये C2 मान लो, एक C3 मान लो। C2 किसको माना था, इसको माना था क्या, C2 और ये हो जाएगा C3, ठीक है, इस प्रकार से मान लो। अब देखो पार काट लगा दो, ये पार काट हो जाएगा, तो ये पार काट हो जाएगा आपके पास किसके बराबर, AB के बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास PQ, और ये हो जाएगा RS, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में हो गया। अब यहां समझो, देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, मल्टी कनेक्टेड रीजन ले लिया। मल्टी कनेक्टेड रीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया, और इसलिए हमने क्या कर लिया, पार काट यूज कर लिए। पार काट क्या हो गया, AB, PQ और RS पार काट ले लिया। अब जो समाकलन लेना है वो वामावर्त दिशा में लेना है, तो ध्यान रखना इसमें डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन से ऐसे ऐसे जाएगा फिर अंदर, है ना, और ये ऐसे फिर ऐसे लेना है ना अपने को, तो इस डायरेक्शन में। तो एक बार डायरेक्शन चेक कर लेना क्योंकि गलत ना हो जाए, ठीक है ना, डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो अब समझो, देखो जब हमने पार काट यूज किया, क्रॉस कट लगा दिए, तो क्रॉस कट से जो हमें क्लोज कंटूर प्राप्त हुआ है उसको हमने क्या नाम दे दिया, गामा नाम दे दिया। जो क्लोज कंटूर से हमें जो प्राप्त हुआ ना एक कंटूर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, गामा नाम दे दिया। तो समझना, देखो यहाँ देखो रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये जो अपने पास था रीजन, ये हुआ गामा, ध्यान रखना। आपको नहीं करके आना, आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये डायरेक्शन हट जाएगी, फिर देखना थोड़ा सा, आपको सिर्फ समझना है डायरेक्शन के लिए, और कुछ नहीं है। देखो जिससे कि आपको पता चले कि कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, कैसे आपको समाकलन लेना है, ठीक है ना। ये देखो अब इसको गौर करो आप, तो ये बताओ एक से संबंध प्रदेश में बदला नहीं बदला। जो आपने एक से संबंध प्रदेश में बदला है उसको ही हमने क्या एक कंटूर नाम दिया है, गामा नाम दिया है। अब हमने देखो स्टार्टिंग में थ्योरम में क्या दे रखा है कि C1, C2, C3 तथा C के मध्य जो वक्र स्थित है, और उस वक्र में क्या है कि FZ क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने गामा कंटूर प्राप्त हुआ है उसमें FZ क्या है, एनालिटिक है, और जो गामा कंटूर है वो क्या है, क्लोज है। तो हमको उसी समाकल प्रमेय से गामा FZ, गामा के अबाउट यदि FZ DZ का इंटीग्रेशन करें तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक देखो। अब लिखेंगे तब समवर्त कंटूर गामा प्राप्त होता है, जिसके अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, अंदर भी है और उस बाउंड्री पे भी क्या है, FZ विश्लेषिक फलन है। तब कोशी प्रमेय से, तो कोशी प्रमेय क्या कहती है कि गामा के अबाउट यदि FZ DZ का इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। देखो इजी थ्योरम है, हार्ड कुछ भी नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। यदि समझ में आ गया ना तो थ्योरम को खुद भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिंपली कनेक्टेड रीजन लिया, पहले तो हमने मल्टी कनेक्टेड रीजन ले लिया। उसमें C तथा C1, C2, C3 के मध्य जो
अंदर तथा ऊपर एफ जेड क्या था, एनालिटिक था। ये थ्योरम में दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, फिर मल्टी कनेक्टेड रीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में। और सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि पार काट का यूज करना होता है, तो आपने क्रॉस कट लगा दिए। अब आपको एक बात याद रखना कि समाकलन जो लेना है वो आपको लेना है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में लेना है, ठीक है। तो यहाँ समझना आप देखो कि जब हमने पार काट यूज किया, तो जब इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में प्राप्त किया तो हमें एक कंटूर प्राप्त हुआ, एक क्लोज कंटूर प्राप्त हुआ। उस कंटूर का नाम हमने क्या दे दिया, गामा नाम दे दिया। अब इस गामा में देखो, इस गामा जिसके अंदर तथा ऊपर एफ जेड एनालिटिक है भाई, इस गामा में क्या है कि इसकी बाउंड्री पे और इसके अंदर एफ जेड क्या दे रखा है, एनालिटिक। क्यों, देखो यहाँ समझो, अब ये बहुसंबंधित प्रदेश नहीं है ये, अब ये क्या है, एक से संबंध प्रदेश है, सिंपली कनेक्टेड रीजन है। और सिंपली कनेक्टेड रीजन में आपको पता है कि इसकी बाउंड्री में और उसके अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। तो जब अपने को गामा कंटूर प्राप्त हुआ और उसके अंदर एफ जेड और एनालिटिक है, बाउंड्री पे भी और अंदर भी, इनसाइड भी, तो कोशी प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, गामा के अबाउट एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करें तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। परंतु हम जानते हैं कि गामा एफ जेड डी जेड किसके बराबर है, वो देखो, जो गामा एफ जेड डी जेड है वो ये टोटल जो है वो अपने किसके बराबर आएगा, तो सबसे पहले तो वो सी एफ जेड के तो बराबर आएगा ही आएगा। कैसे भाई, अपने को देखो क्या करना है, ये गामा दे रखा है आपका भाई, ये गामा बन गया कंटूर, तो ये कंटूर किस किसके बराबर होगा भाई, जब हम सी डायरेक्शन में चलेंगे तो एक तो क्लोज कंटूर सी आ जाएगा, सी एफ जेड डी जेड। वामावर्त दिशा में लेना है, जैसे मान लो मैं इस C1 में जाता हूँ, अंदर गया, इसमें तो अंदर गए, यहाँ से ऐसे तो डायरेक्शन में घूमेगा ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है भाई, क्लॉक ऐसे तो घूमती है, और ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज लेना अपने को, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और क्लॉक कैसे घूमती है ऐसे, तो ये वाला जो होगा वो तो क्या हो जाएगा भाई, ये डायरेक्शन के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो यहाँ पे समाकलन लिया जाता है वो किस डायरेक्शन में लिया जाता है, वामावर्त दिशा में लिया जाता है। अब देखो, जब हम C1 की बात करेंगे, तो जब जैसे C1 की बात करें, तो जब हम AB अंदर गए, है ना, ये तो कौन सी डायरेक्शन में भाई, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये हो जाएगा ना AB FZ भाई, अपने को ये डायरेक्शन में लेना है। फिर इसके अंदर गए, ये कौन सी डायरेक्शन में है, देखो इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ तक क्लॉकवाइज हो गया। फिर जब इसमें बाहर गए हम, बाहर कौन सी डायरेक्शन में आ गया ये भाई, ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, विपरीत डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा AB प्लस C1 FZ DZ, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिणावर्त, और ये हो जाएगा इसके अपोजिट, प्लस BA FZ DZ प्लस, इसी प्रकार इसमें हो जाएगा PQ FZ DZ प्लस C2 दक्षिणावर्त, FZ DZ। ये दिखेगा क्या यहाँ से, यहाँ दिख नहीं रहा ना, यहाँ देखो, यहाँ से लिखते हैं हम, परंतु गामा FZ DZ किसके बराबर है, C FZ DZ, ठीक है भाई। इस कंटूर में भी तो घूमना है अपने को, तो ये तो C के तो बराबर आएगा ही आएगा, प्लस में C1 C2 C3 के सब के और लिए जाएंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे लेना है। तो ये हो जाएगा AB, अपने को लेना है समाकलन वामावर्त दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसमें जो नेगेटिव डायरेक्शन आएगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C1 दक्षिणावर्त प्लस BA FZ DZ, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसका लिख लो C2 का, इसी प्रकार C3 का लिख लो। तो देखो PQ C2 दक्षिणावर्त प्लस QP FZ। अब तो आपको समझ में आएगा ना, अब इस चित्र का काम नहीं है, अब थ्योरम प्रूफ हो भी गई है बस। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, RS का प्लस C3 दक्षिणावर्त प्लस
एस आर एफ जेड। ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, यहाँ से देखो अब ये जो ए बी है वो तो अपने को लेनी डायरेक्शन है, दक्षिणावर्त है, अपने को जो समाकलन है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, वामावर्त में, तो ये दक्षिणावर्त है तो इसको कन्वर्ट करेंगे वामावर्त में, तो -C1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, जिसके कारण ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएंगे आपके। देखो कैसे, प्लस माइनस, अब ये देखो एक डायरेक्शन हो जाएगी सबकी, ठीक है, इजी है ना थोड़ा, प्लस माइनस, ये दिख रहा है क्या उधर वाली साइड, दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो यहां से देखो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी क्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो इसके अंतर्गत इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, 0 था ना, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा C1 C एफ जेड डी जेड माइनस C1 एफ जेड डी जेड माइनस C2 इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से इन सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, कि जो C के अबाउट यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किस किस के बराबर आता है, C1 पे जो किया गया इंटीग्रेशन प्लस C2 पे जो इंटीग्रेशन किया गया है, C3 पे इंटीग्रेशन के योग के बराबर होता है। यही कोशी का बहुसंबंधित प्रदेश विस्तार कहलाता है, एक्सटेंशन थ्योरम एंड सो ऑन। एक और लिख दो, दिखना चाहता हूँ C3, ये आपकी थ्योरम थी, हैंस प्रूफ। इजी है ना, देखो आपको समझना ज़रूरत है, समझ लोगे तो थ्योरम इजी है, अदरवाइज यही आपके लिए हार्ड बन जाएगी। तो आपको समाकलन क्या लेना है, वामावर्त दिशा में लेना है, तो यहाँ में हमारे क्या था, दक्षिणावर्त थे ना, जब एंगल घूमे तो, है ना। तो अब देखो इसके बाद में हम करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, एनईसी समाकलन का टॉपिक आएगा, और उससे रिलेटेड 2 से 3 थ्योरम आएगी, उसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज में आप इतना समझो, इसको पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।